ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो जिडाणम। कह संति सब जड़ा हम समम ही च इमेड़म सह सब जड़ा वदंतु पाइये अभासम कह चलंती जय समम न चलंती तू हो यवम। तो जय जिनेंद्र मित्रों, इससे पूर्व की हमने अभी क्या बोला है, इसका क्या अर्थ है और किस तरीके से बोला है, इस पर हम आगे अपनी बात को रखें। इससे पूर्व हम आप सभी दर्शकों का, जिन्होंने हमारा पहले वाला चलचित्र देखा है अभ्यास का, और जो ये देख रहे हैं या फिर जो आगे देखेंगे, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय से आप यहाँ निकाल रहे हैं। और हम इच्छा करेंगे कि आप जो भी वीडियो यहाँ पर डाला जा रहा है उसे पूर्ण देखने का प्रयत्न करें। आवश्यक नहीं है कि आप एक साथ पूर्ण देखें, परंतु जैसे जैसे आपको अवसर मिलता रहे आप उसे पूर्ण देखें। और अगर एक बार में पूर्ण देखते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट जो आपका एक मस्तिष्क प्रक्रिया कर रहा होता है उसको वो जल्दी जल्दी धारण करता जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी प्रयत्नशील रहेंगे कि ये जो चलचित्र हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं संभाषण के लिए या फिर व्याकरण के लिए, वो ज़्यादा दीर्घ ना हो, क्योंकि ज़्यादा दीर्घ हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा मन व्यतीत हो जाता है, ये बात हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ वे सभी मित्रजन जिनके द्वारा चैनल सब्सक्राइब किया जा चुका है, हम उनको सहृदय धन्यवाद करते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइब करने के बाद आप आना छोड़ दें और देखना छोड़ दें। ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है कि आप नियमित रूप से उन चलचित्रों को देखें, अभ्यास करें, अभ्यास में लाएं। इसके साथ साथ में ये जो चलचित्र है और जो जनामृत क्षमा करें, जो आपका ये प्राकृत अभियान है, इसका अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उनको इससे जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही प्रसार में वेग आएगा। और वे सभी मित्रजन जिनके द्वारा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, आप सभी से सविनय निवेदन है, आप यथाशीघ्र करें। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं कि हमने सबसे पहले बोला ओम नमो सिद्धाणम। स्वाभाविक रूप से ये हमारे अधिकतर लेखों पे भी लिखा होता है, बोलते समय भी हम इसी से प्रारंभ करते हैं। मूलतः तो हम ओम नमो सिद्धाणम और ओम नमो जिडाणम से करते हैं। ये कैसे बना, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद फिर हम अभ्यास की तरफ जाते हैं। परंतु उससे पूर्व मित्रों, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठ जाएं, क्योंकि हर एक बिंदु पर आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आप धैर्य से सीखते जाएं और विश्वास करें, आपके प्राकृत सीखने की गति दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप में से किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है और वो यहाँ आ रहा है, तो हमारा ये भी निवेदन रहेगा कि आप उस चलचित्र को देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्राकृत के सूत्र से मतलब है जो उसका प्रयोगात्मक पक्ष है उसके बारे में वहाँ पे विवरण दे दिया गया है। जैसे कि संजीव से संजीवो कैसे हुआ, अकारांत क्या होता है, आकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है, उकारांत क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ बताई जा चुकी हैं। फिर भी यहाँ पर जब प्रयोग में आएगा तो हम बताते हुए चलेंगे, पर उतना समय नहीं लेंगे जितना समय हमने पूर्व के चलचित्र में लिया था। इसके बाद एक तथ्य था जो विस्मृत हो गया था पूर्व के चलचित्र में बताने के लिए, वो ये कि जैसे आपने संधि का नाम सुना होगा, संधि से जरासंध मत समझ लीजिएगा, वो बात अलग है कि जरासंध और संधि बात एक ही है। संधि का मतलब दो शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना देना, और इसी तरीके से जरासंध के दो शरीर के टुकड़ों को मिलाकर एक इंसान बना दिया गया था, वो विषय एक अलग है। तो जिस तरीके से संधि का जो अभिनय होता है संस्कृत के अंतर्गत, उससे ये मुक्त है। अब क्यों मुक्त है वो आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि प्राकृत मूल से है और उसमें नियम, जैसा कि पहले बताया गया था कि व्याकरण से बंधी नहीं है। वो बात अलग है कि हम आज उसको समझने के लिए, सीखने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं,
मगर वो व्याकरण रहित भाषा है और ये सब प्रक्रिया बाद में हुई थी। तो ये भी एक तर्क है कि प्राकृत पहले कि संस्कृत पहले, पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा प्राकृत के अंतर्गत संधियों का प्रयोग, और होगा भी तो ऐसा जो आप जिस अवस्था में सुन रहे हैं आप तुरंत ही कर भी सकते हैं, त्वरित आप प्रयोग में ला सकते हैं। फिर भी जब हम व्याकरण में जाएंगे तब हम उसको लेंगे, पर बाद में लेंगे क्योंकि वो इतनी आवश्यक नहीं होती है संधियाँ इसमें। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओम रमो सिद्धाड़म की। सबसे पहले ओम तो आपका बीजाक्षर होता है किसी भी मंत्र का, और भी होते हैं ह्रीम श्रीम आदि आदि। हमारे लिए यहाँ जानने योग्य है रमो सिद्धाड़म। ओम रमो सिद्धाड़म ये वही है जो अधिकतर आपने ओम नमः सिद्धेभ्यः देखा होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः संस्कृत रूपांतर है ओम रमो सिद्धाड़म का, मतलब ओम रमो सिद्धाड़म आपका प्राकृत है और ओम नमः सिद्धेभ्यः आपका संस्कृत है। हमें तो वैसे आज तक यही समझ में नहीं आया, जब हमारे महामंत्र में ही ओम रमो सिद्धाड़म का प्रयोग है तो हम क्यों ओम नमः सिद्धेभ्यः का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ भाई हम कैसे किसी की उधारी की ज़िंदगी जीते हैं, हमारी तो समझ से परे है। आप लोग इस पर विचार करें, तर्क को तर्क ना करें। आपको अगर हमारी बात सही लगे, सहमत हों हमारी बात से, तो जो ओम नमः सिद्धेभ्यः और आदि आदि हैं, ओम नमः अरिहंताय, इन सब की जगह आप प्राकृत का प्रयोग करें। कैसे करना है वो अभी आप समझ जाएंगे। इसके साथ साथ इससे संबंधित जो व्याकरण जो लिखित होगा वो आप आगे चलचित्रों में देख पाएंगे जब हम व्याकरण के बनाएंगे। ये संभाषण का चलचित्र है, ठीक है। तो जो रमो सिद्धाड़म है, रमो जिड़ाड़म है, इसी तरीके से आप गुरु को नमन करेंगे। अगर एक वचन है तो रमो गुरुदेवस हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा गुरु हैं तो रमो गुरुदेवाड़म हो जाएगा। किसी देव के लिए कर रहे हैं, माता के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, इसी भांति चलेगा। पर इसका मूल क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो यहाँ पर ग्रहण करने योग्य, अंगीकार करने योग्य यह बात है कि जब भी आप रमो शब्द का प्रयोग करते हैं और जिसके लिए नमन का भाव प्रकट करते हैं, रमो से नमन होता है, सही है, नमस्कार का भाव। तो जब भी आप नमन का भाव जिसके लिए प्रकट करना चाहते हैं उसको आप चतुर्थी विभक्ति में रखते हैं। यही संस्कृत में भी आपको देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे सिद्धे भी हो जाता है, बहुवचन है। यहाँ पे सिद्धाड़म होता है क्योंकि बहुवचन है। तो रमो के साथ में आपको अपने नमन का भाव जिसके लिए भी प्रकट करना है उसको आपको चतुर्थी विभक्ति में रखना है। आप नमन गुरुदेव को भी कर सकते हैं, साधु को भी कर सकते हैं, आचार्य को भी कर सकते हैं, पिता को भी कर सकते हैं, माता को भी कर सकते हैं, मित्र को भी कर सकते हैं, जिसको चाहे आप कर सकते हैं। प्रकृति को कर सकते हैं, ब्रह्मांड को कर सकते हैं, आदि आदि। आपका भाव है, आप किसको नमन करना चाहते हैं। मगर जिसको भी नमन करना है आप उसको चतुर्थी विभक्ति में रखेंगे। अगर हम प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत में जब हम विभक्तियों का अध्ययन करते हैं, जो कि हम आगे करेंगे भी, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जो चतुर्थी और जो षष्ठी विभक्ति है प्राकृत के अंतर्गत वो एक समान है, कोई उनमें भेद नहीं है। जो रूप आप चतुर्थी में देखेंगे वही षष्ठी में चलते हैं। इसलिए आप कभी कभी जब आप प्राकृत के शब्द रूप देखते हैं तो चतुर्थी षष्ठी को एक साथ रखा जाता है, और इसीलिए पंचमी के साथ पंचमी के उपरांत सीधे आपको सप्तमी विभक्ति देखने को मिलती है और फिर संबोधन देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग की, सही है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी नाम लिए हैं वो अकारांत पुल्लिंग के ही हैं। जैसे सिद्ध से सिद्धाड़म है, जैसा कि हमने पूर्व के चलचित्र में बताया था, जब आप कर्ता की में बात करते हैं अकारांत पुल्लिंग है तो ओ लग जाता है, बहुवचन में आ लग जाता है। जैसे अगर हम सिद्ध के लिए कर्ता की बात करें तो सिद्धो हो जाएगा। कर्ता कौन होता है, करने वाला, ठीक है ना। और बहुवचन में करें तो कत्ता हो जाएगा, कत्तो कत्ता, ठीक है। इसी तरीके से सिद्धो सिद्धा, जिणो जिणा। चतुर्थी विभक्ति में जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं कि जो अकारांत पुल्लिंग है उसके एक वचन के लिए हम आधा सा और पूरा सा लगा देते हैं, यानी जिड़सस, देवसस। आपका जो नाम है उसके आगे आप आधा सा और पूरा सा लगा लें।
अकारांत पुल्लिंग है। तो अकारांत पुल्लिंग क्या होता है, आकारांत पुल्लिंग क्या होता है, इसका विवेचन हमने पूर्व के उसमें किया हुआ है चलचित्र में, हम इस पर ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लेंगे, तो आप वहाँ से उसको ग्रहण कर लें। अच्छा, और बहुवचन में आपको आड़म लगा देना है, आड़म। तो यानी अगर आप एक सिद्ध के लिए नमन का भाव प्रकट करते हैं तो ओम नमो सिद्धसस, ठीक है। और अगर बहुवचन यानी अगर आप सभी सिद्धों को नमन करें, क्योंकि द्विवचन तो होता नहीं है यहाँ पे, तो सभी सिद्धों को आप नमन कर रहे हैं, तो ओम नमो सिद्धाड़म, सिद्ध धन आड़म सिद्धाड़म। इसी के भांति जब आप सभी जिनों को नमन करते हैं तो ओम नमो जिड़ाड़म। जब आप एक जिण को करेंगे तो ओम नमो जिड़सस। अगर आप अपने सभी मित्रों को नमन करना चाहते हैं तो ओम नमो मित्ताड़म। एक मित्र को करना चाहते हैं तो ओम नमो मित्तस। हालांकि चूंकि ये वंदनीय नहीं होते तो ओम यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं होता, तो आप मात्र नमो मित्तसस, नमो मित्ताड़म ये कह सकते हैं। मतलब वंदनीय बनाने के लिए जहाँ जिसको आप जाप के लिए प्रयोग करने वाले हैं वहाँ पे आप बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ग्रहण करने योग्य बात है कि रमों का आप जिसके लिए प्रयोग करते हैं, जिसके लिए आप भाव रखते हैं, तो आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आपको देखना है एक वचन है, अकारांत बोलेंगे तो आधा सा पूरा सा हो जाएगा, और अगर बहुवचन है तो आड़म लग जाएगा। अन्य शब्द रूपों के लिए जो उकारांत है, इकारांत है, वो क्या है हम आगे चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे प्रयोग आता रहेगा, और साथ में व्याकरण में तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। और हम शनि शनि अपने फेसबुक अकाउंट पे जो आओ प्राकृत सीखे हैं, हमारा प्राकृत का पृष्ठ है, उसमें भी हम शब्द रूप और इस तरह के व्याकरण डालते रहेंगे, और पूर्व में भी डाले हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा आपसे जो मत है वो यही है कि अब आपने जो धारण किया है, जो आपने सीखा है, आज के बाद सबसे पहले आप प्रयत्न करें कि रमों के साथ में आप प्राकृत का प्रयोग करें। ये हमारा आपसे विशेष निवेदन रहेगा। ओम रमो जिड़ाड़म, रमो सिद्धाड़म, रमो मित्ताड़म, रमो बप्पाड़म, पिता को नमन कर दिया, इस तरीके से आप प्रयोग करें। अच्छा, दूसरा, आप जब भी देखें तो तुरंत ये चीज़ आपके मस्तिष्क से टकरानी चाहिए कि हाँ भाई हमने रमो देखा, इसका मतलब चतुर्थी विभक्ति में है, और चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति एक है। यानी आपने चतुर्थी विभक्ति को देख लिया तो षष्ठी विभक्ति तो आपकी जेब में है, आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा था ओम रमो सिद्धाड़म, ओम रमो जिड़ाड़म। आशा करते हैं आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जो हमने कहा था हो सकता है उससे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, क्योंकि मुझे याद नहीं है और हमने सीधे ही उनको बोल दिया था, तो समझ जाइएगा। इसके बाद संभवतः हमारे द्वारा कहा गया था कहा संति सब जना। सब जना यहाँ पर आपने संधि कर दी है, सर्व धन जन। सर्व रा हटा के जो आगे का अक्षर होता है हम उसको आधा कर देते हैं, जैसे स आधा रा और वाय, तो रा को हटाएंगे और जो वाय है उसको आधा कर देंगे। तो सब ये नियम अधिकतर आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा। यही है, ये नियम ठीक वैसे ही है जैसे कि एक जो हमारी एक फेसबुक मित्र हैं पूर्णिमा जैन जी, एक और उन्होंने अपना नाम लिखा था हम पूर्णिमा जैनोर्थी, तो हमने उसमें से पूर्णिमा हटा के पूर्णिमा कर दिया था। पूर्णिमा क्यों कर दिया था? सबसे पहले तो रा हटा दिया था और जो रा था उसको आधा कर दिया। और जब भी आपके पास अर्ध अक्षर आ जाता है और उससे पूर्व वाला अगर वो दीर्घ है, जैसे पू, आ, ई, ये सब दीर्घ हैं, तो उनको आप लघु कर देते हैं। जैसे आ का अर हो जाएगा, ऊ का ऊ हो जाएगा, तो पूर्णिमा का पू से पूर्णिमा हो गया। मतलब आपने पा को छोटा कर दिया, मतलब पा को नहीं, जो ऊ की मात्रा है वो आपने छोटी कर दी। और ये नियम सब में चलता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास कोई लघु अक्षर आ रहा है तो उससे पहले का जो शब्द है वो कभी भी दीर्घ अवस्था में आपको नहीं मिलेगा। तो आप इसको धारण कर लीजिए और ये आपको हर जगह चल जाएगा। एक बार फिर चलते हैं, ये बंद हो गया है। ये आ गया। तो ये चीज़ ऐसे चलेगी। मतलब जब भी आपका एक अर्ध शब्द आ रहा है तो उससे पहले का जो शब्द होगा वो कभी भी दीर्घावस्था में नहीं होगा, वो हमेशा आपको लघु कर देना है। अच्छा, तो हाँ, अब इसके बाद हमने कहा तो सब जना हो गया, सभी लोग।
कहा माने कैसे, संति माने हैं, बहुवचन में। आप अथी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर इसको आप आदत डालें कि एक वचन के लिए आप अथी और बहुवचन के लिए संति। मैं के लिए मिहि और बहुवचन हम के लिए मोह का प्रयोग करें, तुम के लिए सी का प्रयोग करें। और फिर भी याद नहीं रहता है तो धीरे धीरे अभ्यास से आदत आती है, तो अभ्यास करने जरूर आवश्यक है, अन्यथा आप अथी का प्रयोग करते रहें। तो कह संति सब जना, कैसे हैं सब लोग, कह संति सब जना, बहुत ही आसान है बोलने में। तो आप जो पूछते हैं ना हेलो हाउ आर यू की जगह आप सीधे पूछे कह संति, कैसे हैं। अगर एक वचन है, अगर आप किसी एक से पूछो तो कहती, कैसे हो। पूछना भाई कैसा है, भाऊ कहती, बहुत ही आसान है। बहन से पूछना है बहिणी कहती, बहन कैसी हो। माता से पूछना है माया कहती। पिताजी से पूछना है तो बप्पो कहती। बप्पो क्यों कहा वो आप समझ सकते हैं, कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, तो बप धन ओ बप्पो और कहती। तो कह संति सब जना, तो कैसे हैं सब जने, इसका आप उत्तर जरूर दीजिएगा और प्राकृत में दीजिएगा। उत्तमम मिहि, मैं अच्छा हूँ। हम उत्तमम मिहि, हमें तो मिहि का प्रयोग करिएगा। उत्तमम मिहि, आदमा हाथ छोटी की मात्रा, उत्तमम मिहि। यह मेरा आपसे सविनय निवेदन है, आप सुन रहे हैं तो आप जरूर कमेंट में उत्तमम मिहि लिखिएगा। अपने फेसबुक पे भी लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रचलन में लाइए। उसके बाद हमारे द्वारा कहा गया था पाइये अभ्यासम कह चलंती। पाइये मतलब प्राकृत, अभ्यास, अभ्यास जो है, कहा कैसा, चलंती चल रहा है, प्राकृत अभ्यास कैसा चल रहा है। पाइये अभ्यासो कह चलंती, प्राकृत अभ्यास कैसा चल रहा है। तो आप इसमें कह सकते हैं पाइये अभ्यासम उत्तमम चलई, प्राकृत अभ्यास उत्तम अच्छा चल रहा है। हमने अंति क्यों लगाया, बहुवचन के लिए, क्योंकि हम आप सबसे पूछ रहे हैं कि भाई प्राकृत अभ्यास कैसा कर रहे हो, कैसा चल रहा है। तो पाइये अभ्यासो कह चलंती, चल धन अंति। अन्य में जब आपका बहुवचन होता है तो अंति लगता है, एक वचन होता है तो ई प्रत्यय लगता है। तो चल माने चलने के लिए होता है, अंति माने चल रहा है। तो कैसा चल रहा है भैया प्राकृत अभ्यास आप सब लोगों का, तो आपने वहाँ से कहेंगे एक के लिए कि अच्छा चल रहा है तो उत्तमम चलई। अगर नहीं चल रहा है तो आप कहेंगे असमम चलई, इस तरीके से। उसके बाद हमने कहा जय समम ना चलई, अगर सम्यक नहीं चल रहा है, सम्यक माने अच्छा नहीं चल रहा है, जय माने यदि, जय समम न चलई, अगर सम्यक नहीं चल रहा है तो फिर होयव्वम यानी होना चाहिए। ये होयव्वम कैसे बनाए वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे की चीज़ें हैं। तो जय समम न चलई तो होयव्वम, अगर सम्यक नहीं चल रहा है तो होना चाहिए। तो शुरू में हमने यही बोला था, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिएगा, लिखना ना भूलिएगा, और अगर आप इसका भी जो उत्तर दें तो बहुत अच्छा लगेगा कि सम्यक चल रहा है या नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है। आइए अब हम आज के अपने संभाषण पर चलते हैं। इससे पूर्व हमने संभाषण देखा था, पर हमने ये देखा कि यार ऐसा कैसा संभाषण हो सकता है जब तक बंदा अपना परिचय ना दे। आप कहीं भी जाएंगे, आप अपना परिचय देंगे, कोई आपसे पूछेगा आप कौन हो, या आप किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हो, आप विद्यार्थी हो, किसी से मिल रहे हो, मतलब आप जहाँ भी जाओगे आपको अपना परिचय तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आज हम परिचय पे देखेंगे। अच्छा, परिचय को परिचय भी कह सकते हैं, प्राकृत में भी आप परिचय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मगर एक इसका शब्द होता है अभिधानम। तो अभिधानम से हमने अहिहाणम हो गया। ये कैसे हुआ, ये ध्वनि परिवर्तन है, और इस ध्वनि परिवर्तन पर हम सबसे बाद में जाएंगे, क्योंकि अगर इसको हमने सबसे पहले ले लिया तो बहुत ही ज़्यादा संशय आने लग जाएगा। जो हम पूछा था ना, कल पूछा था या परसों पूछा था हाउ जोश, तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं, जो कि इतनी आवश्यक भी नहीं है, होती हैं, आगे देखेंगे उन चीज़ों को। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिखा है पाइये संयम अहिहाणम। तो पाइये यानी प्राकृत में, पाई यम होता है। जब आप प्राकृत में पर लगाते हैं तो सप्तमी विभक्ति जाती है, और एक वचन में आप क्या करते हैं, एक ही मात्रा लगाते हैं। तो उससे पाइये धन ए से हो गया आपका पाइये, यानी प्राकृत में स्वयं। स्वयं को यहाँ पे संयम लिखते हैं अपने लिए, औन, है ना। तो स्वयं संयम, तो प्राकृत में संयम, अहिहाणम यानी परिचय, प्राकृत में स्वयं का परिचय, सही है। अच्छा, इसके
उल्टे हाथ पे देखिए, इसमें लिखा है आई एम जैन एंड द प्राकृत इज़ माई लैंग्वेज। मतलब ये बड़े गर्व से कही है, सब गवम कहंतु जैनो मिहि, गर्व से कहिए मैं जैन हूँ। च मज भाषा पाइयम, और मेरी भाषा प्राकृत है। ये प्राकृत मैंने आपको बोलकर दिखाया। स गवम कहंतु, स मतलब बिल्कुल गर्व से कहें जैनो मिहि, मैं जैन हूँ। स गव्वम कहंतु जैनो मिहि, और थोड़ा सा इसको और अच्छा करना तो स गव्वम कहंतु भार्यो मिहि जैनो मिहि च भाषा मज पायम। मतलब गर्व से कहिए भारतीय हूँ मैं, जैन हूँ मैं, और भाषा मेरी प्राकृत है। और ये स्लोगन तो आप छाप दीजिए, मतलब आप अपनी जो भी पोस्ट लिखते हैं उस पर लिखिए। जहाँ भी लिख रहे हैं आप अपनी प्रोफाइल में जो लिख रहे हैं, जो अपने बारे में इंट्रो देते हैं, जहाँ जहाँ आपका सोशल मीडिया चलता है वहाँ पर छाना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई प्राकृत है हमारी भाषा। हमें ऐसा नहीं कि दूसरों की भाषा के सहारे जीते हैं, वो बात अलग है कि हम जी रहे हैं अब तक, और जो आगे बदलेगा, परिवर्तन आएगा। जो हमने उस दिन एक लेख लिखा था ना, परिवर्तन का युग है, परिवर्तन आएगा, तो ये परिवर्तन है। अच्छा, उसके बाद लिखा है यहाँ पे विद प्राकृत लेट्स रॉक। तो भाई जब आप प्राकृत धारण कर लेंगे ना, तो आप विश्वास माने आप रॉक कर देंगे। क्यों बताएं? ध्यान करने से आपका जो पीछे का मस्तिष्क होता है ना, वो बढ़ जाता है। ये वैज्ञानिक पक्ष पे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को मतलब मोक्षी प्राप्त करना है। हम इस चीज़ पे ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि हम लोक में रह रहे हैं तो लौकिक बातें करते हैं। तो जो वैज्ञानिक पक्ष है, जब आप योग क्रियाएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उससे आपको क्या होता है, आपका मस्तिष्क फैल जाता है। और जितना ज़्यादा आपका मस्तिष्क विस्तृत होता है, उतनी आप धारण करते हैं, उतनी आपको समझने की तार्किक क्षमताएं बढ़ती जाती हैं, जो निश्चित ही रूप से एक सफल जीवन के लिए, एक उत्तम पद को ग्रहण करने के लिए, ऊंच शीर्ष स्थलों तक पहुंचने के लिए आवश्यक होता है। और जब आप प्राकृत ग्रहण करते हैं ना, तो विश्वास करें, जैसे संस्कृत है उसी तरह से प्राकृत है। और मैं अगर मेरे पक्ष से देखा जाए, मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए, तो संस्कृत से एक कदम ऊपर है। जब आप इसको धारण कर लेंगे ना, तो आधे से ज़्यादा योग तो आपको पता भी नहीं होते और हो जाते हैं। जब आप प्राकृत का भाषा में बोलने का प्रयत्न करेंगे, तो इतनी जगह पर आपके प्रेशर पड़ते हैं कि जो आपके चक्र होते हैं, अंदर के 7 चक्र होते हैं, मूलधर मतलब जो भी होते हैं, तो उन पर प्रेशर बनता रहता है, दबाव बनता रहता है। जो सक्रिय नहीं है तो हो जाते हैं, और अगर वो सक्रिय में कुछ दिक्कत है उनमें, मतलब अनबैलेंस है, तो वो फिर बैलेंस होते जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप रॉक कर दोगे। इसलिए कहते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या होगा। अरे भाई, आप जहाँ भी जाओगे वहीं फ़ायदा होगा, जिस क्षेत्र में जाओगे वहीं फ़ायदा होगा। आप धारण तो करें एक बार। अब सिर्फ आप पर देख के बस लाइक मार के चल रहे हैं, खाली हाँ ठीक है सो करके चलते हैं, तो कुछ नहीं होता। क्योंकि सामने भोजन रखा हो, बिना खाए आप चल रहे हैं, तो उससे कहें कि पेट में बनने भर जाएगा मेरा, तो ये तो एक कल्पना ही नहीं कर सकते ना। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम कर नहीं सकते। तो ये 2 बातें हैं, इनको जरूर लिखना। आप आरंभ कर दें, आई एम जैन एंड द प्राकृत इज़ माई लैंग्वेज। आपको प्राकृत में बता दिया था, स गव्वम कहंतु पाइयोम जैनो मिहि च भाषा मज पाइयोम, और विद प्राकृत लेट्स रॉक, प्राकृत के साथ लेट्स रॉक। ओके, अब ठीक है, हम वीडियो को अपने को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को, जो ये वाला चलचित्र है, इसको 2 में बांट लेंगे, एक जो उल्टे हाथ में और एक जो सीधे हाथ पे है। ये प्रथम भाग है। इसके अंतर्गत हम जो जो उल्टे हाथ पर लिखा हुआ है, हम उस पर विचार करेंगे, और इसका जो भाग दूसरा बनेगा उस पर हम सीधे हाथ पर विचार करेंगे, समझेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो आपको समझने में आसानी रहेगी, और जो आपने यहाँ समझा होगा आप उसको वहाँ पर भी धारण कर सकेंगे, और लगातार आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी से भी मिलते हैं, जैसे अब आप आज के मॉडर्न टाइम है ना भाई, मॉडर्न समय में रह रहे हैं हम लोग, आधुनिकता के जीवन में जी रहे हैं। तो आप चाहे फ़ोन करते हैं, कोई आपसे मिलता है, मतलब गुरुदेव को छोड़ के तो आप क्या कहते हैं, हाय ड्यूड, हाउ आर यू, या फिर हेलो, हाय सर, हाय मैम। प्राकृत के अंतर्गत बहुत ही अच्छा शब्द है नमोअत्थि, रमोअत्थि। ये रम धन अत्थि। अच्छा, अभी देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज़, इससे पहले एक पूरा विचार विमर्श किया गया था कि आप जब भी णम का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए नमन का भाव रखते हैं, आप उसको क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति में रखते हैं। मगर हमने यहाँ पर इसका निषेध किया है। अब क्यों किया उसका सुनिएगा। तो रमोअत्थि नमन है, हमने सिर्फ इतना कहा। जैसे आप मुझे मिले और आप मेरे सामने है ना, तो मैं आपसे क्या कहूँगा, हाय ड्यूड, हाउ आर यू, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप, है ना। तो नमस्ते भाई साहब हम ऐसे कहेंगे। तो नमस्ते कौमा भाई साहब, कभी ये नहीं कहते नमस्ते भाई साहब। अगर आप हमारे सामने नहीं हो तब आपको नमन कर रहे हैं, तो वो एक मंत्र की तरह से हो जाता है। तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हम रखते हैं। अन्यथा हम उसको संबोधन की तरह ले जाते हैं कि हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको संबोधन में रख दिया,
जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना मान्यवर, तो हे मान्यवर आपको नमन है। तो इस तरीके से इस शब्द को बनाया गया है। तो णमोत्थि नमन है। अब किसको नमन है उसको आगे लिखा है मणवरो, जो मान्यवर होता है ना, मान्यवर से मणवर हो गया। और चूंकि हम एक वचन पर यहाँ पर केंद्रित है हमारा ध्यान, तो ओ का डंडा लग गया इस पर, तो मणवरो हो गया। तो णमोत्थि मणवरो। अगर आपके सामने कोई पुल्लिंग आया है, आप उसको हाय ड्यूड हाउ आर यू की जगह पे आप उसको नमस्ते की जगह पर आप उससे कहना चाह रहे हैं प्राकृत में, जो आपको कहना चाहिए और आप कहेंगे, समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कहानी और किस्सों की तरह देखें, नहीं आप कहेंगे। आपको फेसबुक पे कोई आता है आप नमस्ते नमस्ते, नहीं छोड़ दीजिए। णमोत्थि अगर पुल्लिंग है तो मणवरो, और अगर कोई स्त्रीलिंग है तो जैसे आपको बताया था ना कि जब भी अकारांत में स्त्रीलिंग का आ रहा है तो आप आ का डंडा जोड़ दीजिए, ई का डंडा जोड़ दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे मणवरी तो अच्छा लगेगा नहीं, तो मणवराई अच्छा लग रहा है भाई, जो मेरे को अच्छा लग रहा है वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो णमोत्थि मणवरो, मणवरो का मतलब हम किसी पुल्लिंग की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और सामने अगर हम जिसको अपना नमन दे रहे हैं वो कोई महिला है, कोई स्त्री है, पूज्य है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मणवरा। णमोत्थि मणवरो, णमोत्थि मणवरा, मतलब मैंने आपको नमन किया है। मान्यवर, और हिंदी में कहते हैं मान्यवर है, और स्त्रीलिंग के लिए वो मान्यवरा है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले णमोत्थि कह दिया। कहा अत्थि कैसे है ये आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमने उसको लिखा नहीं है। तो णमोत्थि कहा अत्थि मणवरो, कितना मतलब बहुत ही सरल है यार। आप एक बार बोलना चालू कर दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ सरल है ही नहीं दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ। णमोत्थि कहा अत्थि मणवरो, कैसे हैं, नमन है, कैसे हैं आप, मान्यवर मान्यवरा, जो भी आपको कहना है। दोस्त है तो दोस्त के लिए भी कह सकते हैं मणवरो, छोड़ के उसका नाम बोल दो। जैसे आपके सामने कोई आपका मित्र आया, उसका नाम राम है, तो आप कैसे कहेंगे, णमोत्थि रामो, अरे राम नमन है, कैसा है भाई, कहती णमोत्थि रामो कहती, बहुत आसान है। श्याम आ गया तो श्याम हो गया, उसका आधा सानी होता ना तो उसको सी हो जाएगा, तो श्यामो। तो णमोत्थि श्यामो कहती, कहा चलाई जीवने, नमस्कार नमस्ते श्याम, कैसा है, क्या चल रहा है जीवन में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आप फिर बताएंगे कि आप कौन हैं, तो यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि मज्जरामम अभिषेको, अगर आप अभिषेक हैं तो अभिषेको, राधा हैं तो राधा, और फिर अत्थि माने है। अच्छा, मज माने मीरा, सप्तमी विभक्ति में जाता है। राम मतलब नाम, मेरा नाम, मज्जरामम मतलब मेरा नाम, ठीक है ना। तेरा नाम तुझरामम, मेरा नाम मज्जरामम। अभिषेक, अगर आपका नाम अभिषेक तो आप अभिषेक कहेंगे, रमेश हैं तो रमेशो कहेंगे, सुरेश है तो सुरेशो कहेंगे, या हरि है तो आप हरि कहेंगे। अच्छा, आपने आ का ओ तो पता ही है, क्यों किया, क्योंकि आप कर्ता में हैं, प्रथमा विभक्ति में है, अकारांत पुल्लिंग है तो ओ लगा दिया। आए तो आप कुछ लगाते ही नहीं है। छोटी ई है तो बड़े ई कर दीजिए, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ कर दीजिए प्रथमा विभक्ति में। ऐसा क्यों कर दीजिए, हम जैन है ना, दबदबा है हमारा, हम भारतीय है ना, दबदबा है, हम उठ के ही बोलते हैं, हम करता है ना, उठ के ही बोलेंगे, दब के नहीं रह सकते, इसलिए हम छोटी चीज़ मानते ही नहीं है। छोटा नथिंग, कुछ नहीं है, बड़ा बड़ा ओ है ना, छोटी वाट इज हरी, क्या है हरी, नहीं हरी, भाई हम हरी हैं, हरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा। तो अगर आपका नाम मान लीजिए हरी है तो आपका हरी कर देंगे, राधा है तो आप राधा ही रहने देंगे। तो मजरामम अभिषेको, या राधा जो भी है, अत्थि, मेरा नाम अभिषेक है, राधा है, सुरेशो, मीरा, लता, जो भी आप लिख दीजिए अत्थि। अच्छा, अब आपको यहाँ पर कुछ लोग दिख जाएंगे जो अभिषेकों को अहिषेको कर देंगे, अहिषेक, ये सब ध्वनि परिवर्तन है जिस पर हम विचार विमर्श सबसे बाद में करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़, मैं तो इस बात से सहमत ही नहीं हूँ कि आप किसी के नाम की ही धज्जी उड़ा दो। अभिषेक है उसको अभिषेक रहने दें। हाँ, पूर्णिमा जैन जी जैसे उसमें जो आता है उसमें आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही निषेध कर दे रहा है जो उसका प्राकृत का जो कहते हैं ना एक रस है। अन्यथा आपको रहने दीजिए, पूर्णिमा को पूर्णिमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णिमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तरह से आप, क्योंकि अभिषेक को अभिषेक नहीं कहोगे तो अभिषेक खुद को ही नहीं पहचानेगा कि यार अभिषेक से बात हो रही, कौन है जो अही से हो, वो भी इधर उधर देखेगा। तो जब तक हम एक गति नहीं पकड़ते हैं प्राकृत में, जब तक अभिषेक का नाम अभिषेक ही रहने दिया जाए वही उत्तम है। हालांकि इसमें मतभेद हो सकती हैं, ये हमारा
मान्य करना है कि जो अभिषेक है उसको अभिषेको ही रहने दो, जो राधा है राधा, अन्यथा तो अभिषेको का ही सेयो हो जाता, राधा का राहा हो जाता। मगर फिर राधा का राहा हो जाता और आप राहा को ही अगर आवाज़ देते ना, राहा सुन, तो राधा ही नहीं सुनती, बाकी सब सुनते कि ये क्या अजीब सा नाम ले रहा है, ठीक है ना। तो मजनामम अभिषेको अत्थि, मेरा नाम अभिषेक है। मजनामम राधा अत्थि, मेरा नाम राधा है। मजनामम सुरेशो अत्थि, मजनामम लता अत्थि, मजनामम मेरा नाम, अत्थि माने है और जो है वो आपने बता दिया। अच्छा, इसको आप और कैसे कह सकते हैं कि मैं अभिषेक हूँ, मैं राधा हूँ, मैं सुरेश हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो अहब, अच्छा अहब और अहवा ये अथवा के लिए प्रयोग होते हैं, ये दोनों शुद्ध हैं, इसलिए हमने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जिससे कि आपको याद रहे कि अहब माने भी अथवा होता है और अहवा माने भी अथवा होता है। तो अहब यानी अथवा, और आप कैसे कह सकते हैं, हम अभिषेको मिहि, मैं अभिषेक हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कुछ दिन पूर्व पूर्णिमा जी द्वारा ये सवाल पूछा गया था कि जब हमने हम लिख दिया, मतलब जब आपने मिहि लिख दिया है पीछे, तो क्या हम आवश्यक है या नहीं है। तो देखिए, पहले बात मैं आपको बताऊं कि आपने अगर मिहि लिख दिया है और आप वार्तालाप कर रहे हैं, तब तो आपको हम लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इतना समय आप अभी तो आप छोटे छोटे शब्द बना रहे हैं इसलिए, वरना आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी और आप उसमें इतने इतने शब्द लगाएंगे तो फिजूल है, मतलब व्यर्थ है। तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए, आपको हम हटा देना चाहिए। मगर कब, जब आप मिहि का प्रयोग करें, मतलब यहाँ पे मैं कहता ना अभिषेको मिहि, तो मिहि से मालूम पड़ता है ये उत्तम पुरुष के लिए बात हो रही है, मैं के लिए बात हो रही है। क्यों, अगर बहुवचन होता तो महो होता, तो यहाँ पे मिहि है, तो अभिषेको मिहि, मैं अभिषेक हूँ। मगर अगर आप अत्थि का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आप स्वतंत्र करने के लिए, तो आपको हम लिखना पड़ेगा। अगर आपने हम नहीं लिखा और खाली लिख दिया अभिषेको अत्थि, तो सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह अभिषेक है। तो अगर मिहि का प्रयोग कर रहे हैं तो अभिषेको मिहि बिल्कुल सही है, राधा मिहि बिल्कुल सही है, मैं राधा हूँ, मैं अभिषेक हूँ। सुरेशो मिहि, मैं सुरेश हूँ। मगर अगर आप अत्थि का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हम का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा और संशय में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम अभिषेको अत्थि, तो आपको हम का प्रयोग करना है, आवश्यक है। तो मजनामम अभिषेको अत्थि, हम अभिषेको अत्थि, बात एक ही है, अंतर क्या है, बोलने का तरीका है। मेरा नाम अभिषेक है या मैं अभिषेक हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। मजनामम अभिषेको अत्थि, और मैं अभिषेक हूँ तो अभिषेको में। इसी तरीके से राधा राधा के लिए बोल सकती है, मीरा मीरा के लिए बोल सकती है, पूर्णिमा जी अपने लिए बोल सकती हैं, और खुशबू जी अपने लिए बोल सकते हैं, मतलब जो भी जो है वो अपने लिए इस तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि आप कहाँ से हैं। अब इसके आप दो तरीके से खंड कर सकते हो। सबसे पहले आप बता सकते हो मैं भारत से हूँ, फिर भारत में कहाँ से हूँ, इसको हमने एक करके लिख दिया है। हम भार्यसस उत्तर पयसो इति रज्जतो मिहि, ये समझने वाला वाक्य है। हम माने तो आपको पता है, और मिहि माने मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं यहाँ पे मिहि का प्रयोग कर रहा हूँ तो हम का प्रयोग इतना आवश्यक नहीं था, पर चूंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। मगर अगर अत्थि का प्रयोग करता तो ये करना आवश्यक हो जाता। अगर मैं इसको ऐसे करता, हम भार्यसस से उत्तर पयसो इति रज्जतो अत्थि, तो हम आवश्यक है। अच्छा, अब यहाँ पर भार्यसस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौथी और षष्ठी विभक्ति एक रहती है। तो भारत का के की मैंने जो अभ्यास में भी डाला था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, उसमें भी आधा सा पूरा सा एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए आड़म। तो हमने कहा भारत का, ध्यान रखिएगा, चतुर्थी षष्ठी को समझने का तरीका होता है जो वाक्य है उसको समझना। अब यहाँ पे काके की का, यहाँ पे नमन तो है नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम भारत के लिए नमन के लिए कर रहे हैं, ये काके की को प्रयोग में ला रहा है। तो भार्यसस यानी भारत का, उत्तर पयसो यानी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी मैंने जो आप उत्तर नहीं हो सकता था इसलिए पयसो किया है, मतलब आपको प्रदेश को पयसो लिखना है। इति का मतलब आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया है कि मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। तो हम भार्यसस से उत्तर पयसो इति, मतलब उत्तर प्रदेश, इसकी बात हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश क्या है, हकीकत में एक राज्य है। राज्य को हम कैसे लिखते हैं, रज्जम, नपुंसकलिंग होता है, और इसमें जो तो आ रहा है ये आपकी पंचमी विभक्ति में आता है। उसका एक वचन में करने के लिए क्या होता है, जो भी आपका मूल शब्द है उसके आगे आधा था, पूरा था और ओ का डंडा जोड़ दीजिए, यानी रज से बना रज्जत तो।
बहुवचन में कैसा होता है, जब हम बहुवचन की बात करेंगे तब बता देंगे। तो राज्य से हैं, इससे पृथक हो रहे हैं ना। जब भी आप पृथक होते हो तो आप पंचमी विभक्ति में जाते हो और उसमें ये तो लगाती हैं। तो मैंने कहा मैं भारत के उत्तर प्रदेश से हूँ, सही है ना। तो हम भारत से उत्तर प्रदेश रजतो मिहि। अगर इसके अलावा आप राज्य हटाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो खुद ही एक राज्य है, तो फिर आप कैसे कहते हैं, हम भारत से उत्तर प्रदेश तो मिहि, है ना। तो उत्तर प्रदेश से ही हूँ, सीधे बोलते हैं ना हम। इतना ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा गया है कि मैं भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य से हूँ, ये ऐसा आप नहीं बोलते। आप सामने तो जो बोलते हो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो जो भी आपका स्थान है उसके पीछे आधाता पूराता करके कर दीजिए। अगर आप राजस्थान से तो राज ठाणत तो, सही है ना, कि राज ठाणत तो राजस्थान से हैं आप, सही है। इसी तरह से अगर कोई केरल से है तो केरल तो, अगर कोई बंगाल से है तो बंगाल तो यहाँ पर चूंकि मैं मूल निवासी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हम भारत से उत्तर प्रदेशो इति रज्जतो मिहि। और इसको मैं कैसे लिख सकता था, भारत से उत्तर प्रदेशतो मिहि। ये सभी सही हैं। मतलब पहले मैंने यहाँ पे ये बोला है कि मैं भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य से हूँ, और जब मैंने प्रदेशतो कर दिया तो मैंने बोल दिया मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और दोनों ही सही हैं। जैसा कि मैंने नीचे लिखा है भी है, अहवा हम उत्तर प्रदेशतो मिहि, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ये बहुत ही साधारण वाक्य है। अगर आप मान लीजिए कहाँ से हैं आप, राजस्थान से हैं, और मैं मतलब मान लीजिए मैं राजस्थान से होता तो मैं कहता हम राइट हाणत तो मी, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, इसके बाद कोई आपसे पूछता है आपका धर्म क्या है, आप बताते भी हैं, तो आपने बता दिया हम जैनो मी। और जैनो क्यों हुआ है, क्योंकि ड़ा आपका अकारांत पुल्लिंग है जिसके पीछे ओ का डंडा लगाना, और आपने बता दिया मैं जैन हूँ। तो मैं यहाँ पे कह सकता था जैनो मिहि, और क्या कह सकता हूँ, हम जैनो मिहि। दोनों ही सही हैं। इसके साथ साथ मैं एक वाक्य और बना सकता हूँ जो नीचे मैंने लिखा है, एहवा मज धम्मो जैनोवती। यानी मैं तो कह सकता, एक तो कह सकता हूँ कि मैं जैन हूँ, और दूसरा वाक्य बना सकता हूँ कि मेरा धर्म जैन है। तो मेरा धर्म यानी मज धम्मो, है ना, धर्म का धम्मो हो गया। धर्मो कैसे हो गया, आधारा हटाया, जो माँ है उसको आधा लिख दिया, और चूंकि ये अकारांत है तो ओ का डंडा लगा दिया, और मज माने मेरा, यानी मेरा धर्म मज धम्मो क्या है, जैन है। तो जैनो अत्थी, मज धम्मो जैनो अत्थी। यानी आप किसी बंदे को कह भी सकते हो कि जैनो मी, मैं जैन हूँ, मज धम्मो जैनो अत्थी, मेरा धर्म जैन है। ये दोनों सही हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि आप किस भाषा के, मतलब किस भाषा में बात करते हैं, आपको कौन सी भाषा अच्छी लगती है। तो मैं इस तो यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसकी नीचे वाली लाइन में जाएंगे, यह माने और के लिए होता है। देखिए, चा भी और के लिए होता है, या भी और के लिए होता है, और आ भी और के लिए होता है। जब भी आपके पास अनुस्वर आता है तब आपको चा का प्रयोग करना होता है, मगर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो य और आ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे य का प्रयोग किया है, और यहाँ पे क्या आ गया, मज भाषा पाइया मत थी, यानी यह मज भाषा पाइया मत थी, यानी मेरी भाषा प्राकृत है, और मेरी भाषा प्राकृत है, यानी मज भाषा पाइया मत थी। सबसे पहले आपने बताया कि मैं जैन हूँ, हम जैनों में ही, मज भाषा पाइया मत थी। इसको जब जोड़ेंगे तो और का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जैनों में ही, यह मज भाषा पाइया मत थी, यानी मैं जैन हूँ और मेरी भाषा प्राकृत है। तो मित्रों, अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि आप किस तरीके से अपना बता सकते हैं कि मैं जैन हूँ और मेरी भाषा प्राकृत है। अब इसके बाद सामान्य तौर पर हम अपने पिताजी का परिचय देते हैं। तो आप कैसे देंगे कि मेरे पिता का नाम क्या है ना, और वो क्या करते हैं, ये दो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पिताजी, है ना, तो मेरे पिताजी यानी मज बप्पू, मेरे पिताजी मज बप्पू। मगर चूंकि हमने कहा मेरे पिता का नाम, तो मेरे पिता मज बप्पू का, तो वो हटाकर आधा सा और पूरा सा लगा दिया, तो मज बप्पस। मेरे पिताजी का आगे क्या है, मतलब किस बारे में हम संबंध दिखा रहे हैं, नाम से संबंध दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मज बप्पस रामम, मेरे पिताजी का नाम। अब जो भी आपके पिताजी का नाम है, जैसे श्री सुरेश चंद्र जैन है,
तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, श्री सुरेशो चंदो जैनो अत्थि। श्री, चूँकि ये इकारांत है तो बड़ा करने के लिए आपने बड़ी ही लगाई है, तो श्री हो गया। अच्छा, अगर आप एक साथ बोलते हैं, जैसे सुरेशो चंदो जैनो की जगह आप बोलते हैं सुरेश चंद जैनो, ये भी सही होगा, मगर उसको फिर आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, या फिर आपको डैश लगा के जो लिखते हैं ना वो लिखना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए हमने इसको अलग अलग करके लिखा है। तो अगर मुझे कहना है कि मेरे पिताजी का नाम सुरेश चंद जैन है, तो मैं कैसे बोलूँगा, मज बप्पस रामम श्री सुरेशो चंदो जैनो अत्थि। आपके पिताजी का नाम जैसे मान लीजिए रमेश है, तो आप कैसे बोलेंगे, मज बप्पस रामम श्री रमेश जैनो अत्थि, रमेश जैन है। अगर रमेश चंद्र जैन है तो रमेशो चंदो जैनो अत्थि। इसी तरीके से अगर आपको अपनी माता जी का नाम बताना है, तो यहाँ पर जब आप स्त्रीलिंग में जाते हैं तो वो तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको क्या ये ही लगाना है अधिकतर जगह पर। तो मेरी माता यानी मज जननी का नाम, तो मज जननी ए रामम, तो मेरी माता का नाम मज जननी ए रामम। अब क्या नाम है, तो आप कैसे कहते हैं, श्रीमती, तो श्रीमयी, और जो भी है, जैसे मान लीजिए सुधा है, जैसे मेरी माता जी का नाम सुधा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है श्रीमयी सुधा जैनो अत्थि। निसंदेह रूप से हमें यहाँ पर जैनो से जैना भी कर सकते थे, पर वो सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, तो जैनो को आप रहने दीजिए ऐसे कैसे, क्योंकि आपको सुधा से मालूम पड़ जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो मज जननीय रामम श्रीमती सुधा जैनो अत्थि, मेरी माता जी का नाम श्रीमती सुधा जैन है। अगर आपकी माता जी का नाम मान लीजिए माला है, तो आप सुधा की जगह माला लिख देंगे, और लता है तो आप लता लिख देंगे, या जो भी नाम है आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर एक साथ बोला जाए तो मज बप्पस रामम श्री सुरेशो चंदो जैनो अत्थि, मज जननी रामम श्रीमयी सुधा जैनो अत्थि। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, इससे ज़्यादा तो सरल आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। इसके बाद आप बताते हैं कि मेरे पिताजी करते क्या हैं, है ना। आपने बता दिया, पहले आपने अपना नाम बता दिया है, आप कहाँ से, पहले तो आपने बता दिया किस देश से हैं, किस राज्य से हैं, चाहे तो नगर भी लिख सकते हैं, जो हमने लिखा नहीं है। उसके बाद आपने बता दिया कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, आपने जैन लिख दिया तो जैनो हो गया। मान लीजिए सनातन होते तो सनातनो लिख देते, ब्राह्मणो लिख देते, मतलब ब्राह्मण के लिए, इस तरीके से आप लिख सकते थे। उसके बाद आपने बता दिया कि आप की भाषा क्या है, तो आपने बता दिया जी मेरी भाषा प्राकृत है। अगर आपकी हिंदी है तो आप हिंदी भी लिख सकते थे, मज भाषा हिंदी अत्थि। संस्कृत है तो संस्कृत को सक्कीय कहते हैं, तो सक्कीय भाषा भी हो सकती थी आपकी। अगर अंग्रेजी है तो अंग्रेजी हो जाती, आंगल हो जाती, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने बताया कि आपके पिताजी का नाम क्या है, मज बप्पस रामम, जो भी है, अब आगे आप अत्थि लिख दीजिए। फिर आपने बताया आपकी माता जी का नाम क्या है, मज जननीय रामम, जो भी नाम है वो लिखकर आप अत्थि कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपको बताना होता है कि आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मज बप्पो, मेरे पिताजी, अब जैसे हम कहते हैं व्यवसायी है, तो व्यवसायी को व्यवसायी, व्यवसायी को व्यवसायी। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, जैसे आप देसी शब्दों में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे देसी शब्द अलग मिल जाएंगे, मगर चूँकि हम बिल्कुल मूल से चालू कर रहे हैं तो अच्छा होता है हम धीरे धीरे नए नए शब्दों को अंगीकार करें और फिर आगे एडवांस पे चले जाएं। ऐसे ही होता है ना, हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी क्या करते हैं, जीवन में पहले हम धीरे धीरे थोड़ा सीखते जाते हैं, फिर उनको चीज़ों का अभ्यास करते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग इस तरह से चलेंगे, और एक समय आएगा जब हम देसी शब्दों का अधिकतर प्रयोग करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि मेरे पिताजी व्यवसायी हैं, जो कि अधिकतर जनों में आपको मिलेगा, इसलिए मैंने व्यवसायी को यहाँ पर चयन किया है। तो मज बप्पो व्यवसायी अत्थि। अगर मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं वो आचार्य हैं, तो कौन होंगे, आयरियो अत्थि, है ना। आचार्य का क्या हो जाता है यहाँ पे, आयरियो, तो मज बप्पो आयरियो अत्थि। अगर मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं, है ना, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चिकित्सको, चिकित्सको, है ना, चिकित्सक हैं, चिकित्सक से क्या बनता है, चिकित्सको या चिकित्सको, सही है। तो मज बप्पो चिकित्सको अत्थि। फिर आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पिताजी अभियंता हैं, अभियंता से मतलब इंजीनियर है, तो मज बप्पो अभियंता अत्थि, है ना, वो अभियंता हैं। तो इस तरीके से आपके पिताजी जो भी हैं आप वो चीज़ डाल सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा, बहुत सी चीज़ होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती है, यार इसको मैं प्राकृत कैसे करूँ, तो बिल्कुल घबराइए मत। अगर मान लीजिए मेरे पिताजी पोस्टमैन हैं और मैं 2 मिनट के लिए विस्मृत कर देता हूँ कि पोस्टमैन को प्राकृत में क्या कहते हैं, तो मैं बहुत ही
मतलब सरल शब्दों में कहूँगा, मज बप्पो पोस्टमैन अथी। क्यों? क्योंकि मैं आरंभ कर रहा हूँ प्राकृत सीखने का, धीरे धीरे शनि शनि ये जो शब्द मेरे पास आया है ना पोस्टमैन, अब मैं बाद में देखूंगा कि इसको क्या कहते हैं, और एक बार क्या कहते हैं उसको फिर मैं अपने अंदर धारण कर लूँगा, और फिर जब अगली बार लिखूँगा या किसी को बोलूँगा तो मैं बोल पाऊँगा। तो इसलिए आप अपने आप को रोकें ना, अगर कोई शब्द नहीं आता तो आप उसको वहाँ लिख कर और आगे का अपना वाक्य पूरा करें। और आज हम हिंदी में तो अधिकतर जगह ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे आप हिंदी में हैं, हम अधिकतर इंग्लिश प्लस हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए, आरंभ करने के लिए आपको यही प्रक्रिया यहाँ भी चलानी चाहिए। तो मज बप्पो पोस्टमैन अथी, अगर चलो हमने बता दिया डॉक्टर को चिकित्सको कहते हैं, आपको नहीं पता था, चिकित्सक पता था हिंदी का, तो मज बप्पो चिकित्सको अथी। अब जिसको लगेगा कि नहीं यार चिकित्सक गलत है, आपको चिकित्सको लिखना चाहिए, तो आपको चिकित्सक धारण कर लेना चाहिए, और अगली बार से आप जब प्रयोग करेंगे तो आपको लिख देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने अपने पिताजी का नाम बता दिया है, अपनी माताजी का नाम बता दिया है, आपके पिताजी क्या करते हैं आपने वो बता दिया है। अब इसके बाद बताना पड़ेगा कि आपकी माताजी क्या हैं। देखिए, सामान्यतः तौर पर देखेंगे हमारी भारतीय की प्राचीन सभ्यता भी रही है, अब ये आधुनिकता में बदलती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है। वो बात अलग है कि आजकल स्त्रियां भी काम कर रही हैं, मगर फिर भी अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारी कल्पना होती है एक गृहिणी की, जो पालन पोषण करें, अपने बच्चों को इस योग्य बनाए कि वो अपने समाज, अपने राष्ट्र, तो हमने उसी का ही यहाँ पर उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले अच्छा, गृहकारिणी आदि आदि से आप विभिन्न शब्द बना सकते हैं, मगर हमने गृहकारिणी के लिए रखा है यहाँ पर, क्योंकि गृहकारिणी क्या है? गृहस्थ स्त्री, मतलब जो घर में रहने वाली स्त्री है वो गृहस्थ स्त्री है। इससे उनका आदर और सम्मान कम नहीं होता, उनका आदर सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि आज हम जो हैं, हमारी जो सोच है, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं, उसका मूल, मतलब वृक्ष चाहे कितना भी फल फूल जाए पर उसका मूल जड़ है, तो वो जड़ माता ही होती है हमेशा। इसलिए गृहस्थ शब्द को कभी भी ऐसा नहीं देखना चाहिए। आप जो कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता, वो सब आपकी माता जी ही कर रही हैं हकीकत में। तो घर के लिए प्राकृत का देसी शब्द है रलियम, उस रलियम से हमने बनाया रलियत, क्योंकि गृहस्थ ना आधा सा और था का था हो जाता है, ये आप याद रखें। तो रलियत, और घर में रहने वाली स्त्री, तो रलियत इत्थी, स्त्री को बोलते हैं इत्थी, जो लिखा है आपके सामने। तो अब जो वाक्य है वो कैसे है? यह माने और, मज जननी, मतलब आपने पहले पिताजी का बताया, फिर कहा कि और मेरी जननी, यह मज जननी रलियत इत्थी अत्थी, और मेरी जो माता जी हैं वो गृहकारिणी है, घर में रहने वाली स्त्री हैं। मतलब मेरे पिताजी व्यवसायी हैं और मेरी माताजी गृहकारिणी हैं। अगर वो शिक्षिका हैं तो आपका आ गया शिक्षिका। अगर वो चिकित्सक हैं, अब देखिए चिकित्सको जो होता है वो तो बना किसके लिए? पुल्लिंग के लिए, मगर चूंकि हमने बताया था जब भी आपके सकारांत से आपको स्त्रीलिंग बनाना हो तो आप आर जोड़ देते हैं, आ का डंडा, तो वो हो जाएगा तिकिचका। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि सर आपने बताया तिकिचको एक वचन में होता है, और जब आप अकारांत पुल्लिंग से बहुवचन बनाते हैं तो आ का डंडा लगाते हैं, तो इससे तो संदेह आ जाएगा, पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पूरा वाक्य क्या कह रहा है। यहाँ पे आप अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, तो आप बहुवचन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तिकिचका हो जाएगा, है ना। डॉक्टर नहीं है ना, तो तिकिचका थी। इसी तरीके से आप जो भिन्न भिन्न व्यवसाय हैं, या आपकी माँ जिसमें भी वो हैं कार्य करने वाली हैं, कार्य करती हैं, आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। अगर प्रसारिका है तो पसारिका हो जाएगा, पसारी हो जाएगा, मतलब इस तरीके से चलता जाएगा आपका जो भी है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपने बताया सबसे पहले आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती हैं। एक बार इसको अगर जल्दी से देखा जाए तो मज बप्पस नामम श्री सुरेशो चंदो जैनो अति, मेरे पिताजी का नाम श्रीचंद जैन है। मज जणीय नाम श्रीमयी सुधा जैनो अति, मेरी माताजी का नाम श्री सुधा चंद जैन है। मज बप्पो व्यवसायी अति, मेरे पिताजी का व्यवसाय है। यह मज जननी रलियत इत्थी अति, और मेरी माता जी घर में रहने वाली गृहस्थ स्त्री हैं। उसके बाद आपने बताया आपके भाई और बहन के बारे में। तो ये हमारा उल्टी तरफ का आधा वाक्य, चूँकि समय ज़्यादा होता जा रहा है तो हम आधे जो बचा हुआ शेष है उसको एक नए भाग में लाकर यहाँ पर स्थापित करेंगे, आप उसको देखिएगा। इसको अंत करते हैं। तो मज एगो भाऊ, मज माने मेरा, एगो माने एक, ध्यान रखिएगा पुल्लिंग है तो एगो, स्त्रीलिंग होता तो एगा, जैसे कि आप आगे देखेंगे। तो मज एगो भाऊ, मेरा एक भाई है। देखिए जो भाई का होता है वो छोटा वो होता है, मगर चूंकि हम तो हिंदुस्तानी है ना, मुँह छपताप देते हैं, सही है ना, तो बड़ा ही होना चाहिए, तो भाऊ हो गया। तो मज एगो भाऊ, मेरा एक भाई,
या और एगा बहिणी और एक बहन है। मेरा एक भाई और एक बहन है। मज एगो भाऊ या एगा बहिणी थी। अगर ज़्यादा होते तो आप वो डालते जाते और बहुवचन का प्रयोग करते जाते, पर चूंकि हम यहाँ पर अभी एक वचन पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं तो हमारी तरफ से प्रयत्न किया जाता है कि अभी एक वचन पर ही ध्यान दें। जैसे ही हम बहुवचन पर जाएंगे, संख्यात्मक चीज़ों पर अपना विमर्श विचार करेंगे, तब हम इन चीज़ों को देखेंगे बहुवचन के दृष्टिकोण से। मगर यहाँ पर हमने क्या कहा, मज एगो भाऊ व यह एगा बहिणी भी थी। मेरा एक भाई और एक बहन भी है। वी से आपका भी होता है, सही है ना। एगा बहिणी भी थी, यानी एक बहन भी है। तो मित्रों, ये था एक संक्षिप्त परिचय। शेष जो है हम उसको नए भाग में लाएंगे, मगर समापन से पूर्व हम एक बार फिर से जो जितना भी लिखा हुआ है उसको पढ़कर और उसको साथ में हिंदी में देख लेते हैं। रमोत्थी मणवरो मणवरा, आपका कोई मित्र तो आप उसका नाम भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई मित्र मोहन है तो कहेंगे रमोत्थी मोहनो। हे मोहन, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्ते मोहन। मदनामम अभिषेको अस्थि, मेरा नाम अभिषेक है। मदनामम राधा अस्थि, मेरा नाम राधा है। या फिर क्या कह सकते हैं, हम अभिषेको अस्थि, या हम अभिषेको मिही, अभिषेको मिही, राधा मिही। समझ गए ना। अस्थि भी कह सकते हैं, मिही भी कह सकते हैं। मिही कह रहे हैं तो हम लिखना अनिवार्य नहीं होता। फिर आपने बताया कि आप किस देश से हैं। हम भारत से उत्तर प्रदेश तो मिही। मैं जानबूझ के नीचे वाला सेंटेंस बोल रहा हूँ, नीचे वाला वाक्य बोल रहा हूँ। क्यों? जिससे कि आपको समझ में आ जाए। बात करते में हम इतना लंबा नहीं लिखते हैं। लिखने में तो हमने पूरा लिखा है, हम भारत से उत्तर प्रदेश इति रजतो मिही, मतलब मैं भारत के उत्तर प्रदेश इस नामक राज्य से हूँ। ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हम उत्तर प्रदेश तो मिही, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। फिर मैंने बताया हम जैनो मिही, मैं जैन हूँ। या फिर कह सकता हूँ मज धम्मो जैनो अत्ति, मेरा धर्म जैन है। मज भाषा पाह्यम अत्ति, और पाह्य, और यहाँ पे वैसे मैंने आधा लिखा है, पूर्ण वाक्य पता है क्या होगा, मज भाषा महुरम पाह्यम अत्ति, मेरी भाषा मधुर प्राकृत है। मतलब प्राकृत ऐसी भी नहीं, और मधुर के साथ में सरल भी जोड़ना है तो मज भाषा महुरम सरलम पाह्यम अत्ति, मेरी भाषा मधुर और सरल प्राकृत भाषा है। मज बप्पस रामम श्री सुरेश चंद जैनो अत्ति, अब देखा ना मैंने एक साथ मिलाकर बोल दिया। मज बप्पस रामम श्री सुरेश चंद जैनो अत्ति, हम बोलते हैं ऐसे ही, कभी ऐसे नहीं बोल सकते सुरेशो चंदो जैनो, पर लिखते समय आप क्योंकि आपको समझाया जा रहा है ना, या तो हम बिल्कुल एक साथ लिखें तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, अन्यथा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मज बप्पस रामम श्री सुरेश चंद जैनो अत्ति, मेरे पिताजी का नाम सुरेश चंद जैन है। मज जननी रामम श्री सुधा जैनो अत्ति, मेरी माताजी का नाम सुधा जैन है। मज बप्पो व्यवसायी अत्ति, मेरे पिताजी व्यवसायी हैं। यह मज जननी रड़ियत इत्ति अत्ति, और मेरी माताजी गृहस्थ स्त्री हैं। मज एगो भाऊ या एगा बहिणी भी अति, और मेरे एक भाई और एक बहन भी है। तो मित्रों, यह था एक संक्षिप्त परिचय। अब आप सभी से निवेदन है, आप इसको बार बार पढ़ें। आप चूँकि हमने इसको चित्र के रूप में प्रेषित किया हुआ है अपने फेसबुक पर, अगर नहीं है तो आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लें। इसका जो शेष भाग है हम उसको अपने नए जो चलचित्र बनाएंगे उसमें इसका समीकरण डालेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितना भी आपने यहाँ पर व्याकरण सीखा है उसको लिखते जरूर जाइएगा साथ में, क्योंकि जब हम इसके शेष समझेंगे या इसके आने वाले चलचित्र समझेंगे तो उन सबका प्रयोग होगा और हम आपको सिर्फ एक उस समय बताते जाएंगे, इतना विस्तृत में नहीं जाएंगे। और आप देखिएगा आजा 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 आजा, और आप देखिएगा आप बहुत गति से सीख रहे हैं प्राकृत को। अब आप जो ये है ना, अब आपसे निवेदन है अगर आप करें तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे हमारे प्रसार को गति मिलेगी, हमारी अपनी भाषा, तीर्थंकरों की भाषा, जैनों की भाषा को गति मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको यही जो लिखा हुआ है, हम ये नहीं करें आप हिंदी बोलें साथ में, जो लिखा हुआ है ना बस उसमें कुछ संशोधन करके, जैसे मान लीजिए आपका नाम राधा है, आपका नाम पूर्णिमा है, तो आप बस वो चीज़ों को बदल के, और जो व्यवसायी है उसकी जगह व्यवसायी या चिकित्सक है, मतलब जो भी बताया उस तरह से करके आप एक छोटे छोटे से चलचित्र बनाकर आप हमको दे सकते हैं। हम उनको अपने जो चैनल है, अपने जो अकाउंट है उस पर शेयर करेंगे, जो कि दूसरों को प्रेरणात्मक होगा, वो दूसरे भी प्रयत्न करेंगे सीखने का। तो ये तो अच्छी बात है ना।
हमारी भाषा का एक सम्मान मिलेगा, जो अब तक संविधान में नहीं, हम उसको संविधान में लाने की तरफ अग्रसर हैं। तो आपका समर्थन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, है ना। और साथ ही साथ देखिए, फिर दोबारा से अंत में आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करिए यार। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस आपके सब्सक्राइब से जाता कुछ नहीं है, मगर आपको उसका धर्म जरूर मतलब आपको इसका धर्म लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि ये धर्म ही है। धर्म कैसे है? ये तीर्थंकरों की वाणी। जब आप इसको सुरक्षित करते हैं, जब आप इसको प्रचलन में लाते हैं, तो निश्चित रूप से जो शास्त्र जो अब तक छुए नहीं गए हैं, जिनके बारे में पता नहीं है, वो भी आपको मालूम पड़ता है। और साथ ही साथ में जैसे कि आपको बताया कि इसका योग में भी महत्व बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी इसको लाभान्वित होते रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, करवाएं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कर दिया काफ़ी है, नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सब्सक्राइब करवाएं यार। क्योंकि देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ी योजना, हम एक बड़ी योजना के साथ चल रहे हैं। अगर हम ये बार बार बात कहते हैं ना कि जी हम इसको जनभाषा करके रहेंगे, तो सोच लीजिए हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारा उद्देश्य है ना, हमारे उसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, हमें पता है किस दिशा से जाना है। और देखिएगा, जो ये योजना है ना, ये सिर्फ प्राकृत तक सीमित नहीं होती है, इससे जो और भी जो परेशानियां हैं वो भी ख़त्म होंगी, एकता आएगी। अब हम चक्कर है ना, योजनाएं होती है ना, तो उनको इस तरीके से बता नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं नहीं समझा पा रहा हूँ आपको क्या कहूँ। मगर आप बस एक बार विश्वास करें, बस आप करवाएं। क्योंकि देखिए, अभियान है ना, इसको कई चीज़ों की ज़रूरत है, समर्थन की ज़रूरत है, आपके प्रेम की ज़रूरत है, आपके अपनेपन की ज़रूरत है। हम कभी कभी थोड़े से ऐसे वाक्य लिखते हैं कि जिससे कि ऐसा आपको मतलब हम आपके रक्त को जगाना चाहते हैं, मतलब कि आपको लगे कि हाँ यार, कुछ चीज़ें तो स्वार्थ से परे हैं। अब सिर्फ आप नमोकार मंत्र को पर्याप्त मान लें, गुरुदेव को पर्याप्त मान लें, वो नहीं है यार। क्योंकि देखिए, वो सब ज़रूरी हैं, तो ये भी तो ज़रूरी है ना। ये हमारी परंपरा है, इसके बिना हम क्या हैं? आप उधारी की भाषा में बात करे जा रहे हैं, दूसरों पर जय जयकार करे जा रहे हैं। नहीं यार, हमारा भी एक अस्तित्व है ना, हम अपने अस्तित्व के लिए कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम कह रहे हैं ना, तो आपका भी इसमें कर्तव्य बन जाता है हमें समर्थन देने का। तो ये अभियान है ना, तो देखिए, इसमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता सिर्फ बोलने से, 4 चीज़ें लिखने से ही सब कुछ होता है। हर चीज़ की आवश्यकता है, समझ रहे हैं ना, धन की भी आवश्यकता है, तो उसकी आपूर्ति के लिए चाहिए। अब सिर्फ व्याकरण की पुस्तकें कितनी पड़ी हुई हैं? अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई व्याकरण की, अब मैं आपको बताऊँ, मैं आपको व्याकरण की पुस्तकें बता दूँ ना, तो आपका जो उत्साह है ना, वो शिथिल हो जाएगा। क्यों? लिखने वालों ने, अधिकतर लिखने वालों ने किताबों को ऐसा लिखा है, पुस्तकों को ऐसा लिखा है कि उसे देख के भय आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को आगे रख दिया जो चीज़ सबसे पीछे होनी चाहिए। तो हम बचते हैं पुस्तकों का नाम लिखने के लिए, क्योंकि पुस्तकों के नाम लिखने से मतलब यही है कि आपको ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना आपकी इच्छाओं का। नहीं, पहले आप थोड़ा सा एक मूल ले आइए। हम एक नहीं, आपको 10 किताबों के नाम लिख देंगे, आप कहेंगे तो हम एक खुद बना करके आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पहले आपको मूल सीखना है। तो जो इस तरीके की चीज़ें हैं, फिर हम लोगों को सिखाएं। और मतलब अब हम आपको योजनाएं नहीं बता सकते, मतलब योजनाएं हैं कि जिससे जो कि निर्धनता उन्मूलन का भी कार्य करेगा। निश्चित रूप से हम आपको इस बात की वो दे रहे हैं, मगर उन सब चीज़ों के लिए ना आपका समर्थन चाहिए, पैसा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अब देखिए, हम पैसा तो नहीं मांग सकते आपसे, और ना मांगना चाहते, अभी हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है। मगर कुछ इन चीज़ों से हमें मदद मिल सकती है, जो कि निश्चित रूप से हमें मदद नहीं है, हमारे अभियान को मदद है। और हमारे अभियान को मदद है, मतलब जिस तरीके से आप मंदिर में दान देते हैं ना, मंदिर में सब कुछ कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी तो पवित्र कार्य है ना। तो साथ ही साथ में देखिए, अब थोड़ा सा आप लोगों को भी होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। लज्जा करने का विषय नहीं है। आप देख रहे होंगे, बहुत ही सरल है प्राकृत। आप लज्जा छोड़िए, लिखना चालू कर दीजिए। ये अंत में हम आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि जब आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। अब आप सोचिए, अगर आप कुछ करेंगे नहीं, हम करते रहेंगे, तो हमारा भी उत्साह कम होता जाएगा। फिर एक वही आता है कि दिमाग में कि यार कहाँ लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा मतलब आप एक्टिव होंगे तो हम आपसे डबल ज़्यादा एक्टिव, मतलब आप स्विच का बोर्ड है जिसमें प्लग लग के ना हम चार्ज हो सकते हैं। तो अंत में फिर एक बार निवेदन है, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम सच में परिश्रम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। लाइक करें, कमेंट भी करें, आपको कैसा लग रहा है, इसमें और क्या होना चाहिए। देखिए, हम एक साथ तो सब चीज़ों को वो नहीं कर सकते हैं सम्मेलन, मगर सने सने आपके हर विचारों को रखते हुए हम चलते चले जाएंगे। इसी तरीके से आप जो फेसबुक पे अपने कमेंट्स वगैरह पूछते हैं, हम उनको भी लेना चालू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि काम की चीज़ें हो चुकी हैं और आगे की चीज़ें इतनी ज़्यादा आवश्यक भी नहीं है। पर फिर भी एक निवेदन है आपसे, सब्सक्राइब करें और प्राकृत ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। जहाँ भी आपको मौका मिलता है ना, बस लिखें यार, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लिखें आप, ठीक है। तो जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। और जल्दी ही हम अपने शेष जो चलचित्र है इसका, उस भाग से मिलेंगे और नए नए
अध्याय हम वहाँ पर प्रेषित करते रहेंगे। तो ठीक है मित्रों, जय जिनेंद्र।